तो आप सभी को बता दें कि ये हमारा जो है लेक्चर तो वैसे यूट्यूब पे तीसरा है, लेकिन अगर ग्रामर और वोकैब सेक्शन की बात करें तो उसके हिसाब से ये दूसरा लेक्चर है। अभी हमने जो ये स्पेशल टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए शुरू किया है, इसको हम वीक में 3 डेज ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन को लेकर चल रहे हैं और वीक में 3 डेज हम लिटरेरी टर्म्स पे काम कर रहे हैं, लिटरेचर वाले सेक्शन पे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीरीज लेकर आए हैं और आज उसी सीरीज में अगला क्रम है लेक्चर का तीसरा दिन और आपके ग्रामर, वोकैब और लैंग्वेज के सेक्शन का आप कह लें दूसरा दिन। बिना किसी समय बर्बाद किए लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है जो आज की क्लास का लिंक है अपने जितने भी दूसरे ग्रुप्स हैं उन वहां पे शेयर कर दें, स्पेशली कम से कम हमारे ग्रुप में शेयर कर दें और भी जो आपके ग्रुप्स हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो कि अगर आप सिनोनिम की बात कर रहे हैं तो सिनोनिम के संदर्भ में कौन सा पेयर यहां पे गड़बड़ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जल्दी से आप लोग कोशिश करें और बताने की कोशिश करें। यहां पे एक बार आप लोग जल्दी से ग्रुप का लिंक जो है अपने दूसरे आज की क्लास का लिंक दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर लें। चलिए देखिए, तो ये देखिए, अगर आप लोग जब तक आप लोग अपने आंसर बता रहे हैं मैं तो कुछ आप लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप लोग मुझे क्या बता सकते हैं कि क्या शेक्सपियर का कोई एक ऐसा प्ले है जहां पे आपको ये वर्ड मिलता है वांटन। ये वर्ड जो है आपको वांटन वर्ड जो है आपको शेक्सपियर का क्या कोई प्ले है और ये बहुत ही फेमस लाइन है। अगर आप लोग बता देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। एक बहुत ही फेमस प्ले है किंग लियर और किंग लियर में एक लाइन है जो कि ग्लूसेस्टर के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों लाइन बताते तो बहुत अच्छा लगता। यस यस, बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छा पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो उस प्ले में जो है ये कंपेयर किया गया, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, उस प्ले में ये कंपेयर किया गया है कि किंग लियर जो है, किंग लियर में आप देखते हैं कि ग्लूसेस्टर की हालत कितनी खराब है। उनके साथ क्या हो गया ये तो आप सभी को पता है, उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, उनके खुद का बेटा जो है धोखा दे देता है और उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उनका जो बड़ा बेटा होता है, जो उनका लेजिटिमेट सन होता है, किस प्रकार जो है एडमंड जो है साजिश करके उनको, उनके जो लेजिटिमेट बेटा है उससे उसको दूर कर देता है और उसके बाद से इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। एडगर से ये दूर हो जाते हैं और उसे मारने का आदेश दे देते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि एडमंड जो है पता है उसको कि उसके पिता के साथ क्या होने वाला है, उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाती है। तो एक तरह से वो कंपेयर करते हैं अपनी सिचुएशन को और कहते हैं कि जो गॉड्स, जो ईश्वर है, उसके लिए हम लोग कैसे हैं, वी आर लाइक द फ्लाइज, हम लोग एक फ्लाइज की तरह हैं। जैसे कि जो आवारा बच्चे होते हैं, वांटन बॉयज होते हैं, उनके लिए आप देखते हैं कि वो किस प्रकार से जो है तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, खेल खेल में तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ के उस खेल खेल में तितलियों को मार देते हैं, फ्लाइज को मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से कंपेयर किया गया है और ये तुलना करते हैं और कहते हैं कि हम ईश्वर के लिए बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए तितलियां हैं, वो उनको बहुत आसानी से मसल देते हैं, अपने स्पोर्ट में उनको मार देते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे लिए कोई फिक्र नहीं करता है और हमको जो है ऐसे ही खेल खेल में मसल देता है और हमारे साथ बहुत जुल्म हो जाता है। तो ये चीजें हैं। अगर आप किंग लियर प्ले को देखें तो एक पोएटिक जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि किंग लियर प्ले को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पोएटिक जस्टिस वास्तव में होता ही नहीं है क्या, क्योंकि आपको यहाँ पे ये देखिए कि किस प्रकार से आप देखते हैं कि ग्लूसेस्टर के साथ बुरा होता है। ग्लूसेस्टर एक अच्छा आदमी है। इसी प्रकार से किंग लियर की जो बेटी कार्डिलिया है वो भी बहुत अच्छी लड़की है, सुशील है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। एंड में वो अपने पिता का साथ भी देती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, वो भी एंड में जो है उसकी डेथ हो जाती है।
तो पोएटिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से फॉलो नहीं हुआ है किंग लियर में, और उस बात को जो है ये जो लाइन है ग्लूसेस्टर की वो बहुत अच्छे से आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आप सभी के सामने जो है आंसर दिया गया है। विंडिकेट का मतलब एग्जैक्टली होता है टू क्लियर ब्लेम फ्रॉम ऑल ब्लेम और सस्पिशन। ठीक है, हर प्रकार के सस्पिशन वगैरह से आप किसी को फ्री कर देते हैं तो विंडिकेट हो जाता है। यहां पे आप ध्यान दें कि ये जो लाइन में बता रहा था विलियम शेक्सपियर का किंग लियर से रिलेटेड, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहां ध्यान दें, एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, यही लाइन है, ये बहुत ही फेमस लाइन है। तो ये लाइन जो है आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश आप लोग को करनी है। ठीक है, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं आप सभी को, मतलब विलफुल का मतलब मैंने बता ही दिया था। विलफुल का मतलब होता है डन डेलिबरेटली एल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज, मतलब कोई चीज जानबूझ के किया जाना। ठीक है, विस्टफुल का मतलब क्या होता है जी? विस्टफुल का मतलब होता है उदासी से भरा हुआ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, फॉन्ट एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, मेरे ख्याल से फॉन्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला फॉन्ट होगा वो वाला फॉन्ट जो है छोटा रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा बातें हैं। लेकिन जो क्वेश्चन का फॉन्ट है वो बड़ा ही है, उम्मीद है कि सभी को दिख रहा होगा। एक बार तेजी से आप लोग ग्रुप का जो लिंक है, ये जो टेस्ट का लिंक है, क्लास का लिंक है, इसे शेयर कर दें। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, बहुत ध्यान से देखिएगा और आप लोग जवाब दीजिएगा। विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ अटरली? अटरली वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। अटरली का मतलब क्या होता है? अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। जब किसी चीज को आप पूरी तरह से, एब्सोल्युटली ये होता है। तो जब किसी चीज को हम पूरी तरह से करते हैं, ठीक है, जहां कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, एब्सोल्यूटनेस की फीलिंग आती है, तो वहां पे हम अटरली वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली अटरली जो है एक एडवर्ब है, लेकिन यहां पे जो आपके ऑप्शन है इनको थोड़ा ध्यान से देखना है, और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच को आधार नहीं बनाना है। आपको जवाब देने के लिए देखना है कि सेंस के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिए, तब तक मैं बात करता हूं। कंप्लीटली लगभग वही सेंस दे रहा है, इंटायरली भी लगभग वही सेंस दे रहा है, एक्सट्रीमली लगभग कमोवेश अटरली जैसा ही सेंस दे रहा है। लेकिन जो डिफिशियंट वर्ड है ये जो है बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। डिफिशियंट का मतलब किसी चीज की कमी होना होता है। ठीक है, तो एक तरफ अटरली का मतलब आप देख रहे हैं कि कोई चीज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और डेफिशिएंट में आप देख रहे हैं कि किसी चीज में अपर्याप्तता है, इनसफिशियंसी है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा दैट विल बी डेफिशिएंट। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, सभी लोगों ने जो है अच्छा जवाब दिया है। एक बार मैं आप लोग का नाम ले लेता हूं जल्दी जल्दी। दिव्या, चंचल, विवेक, श्रीपाल, प्रजापति, सुप्रिया, अर्पिता, ओमी, धर्मेंद्र, हिमांशु। ठीक है, बहुत अच्छा जी। अच्छा, अर्पिता ने कहा सर जो है यहां पे स्कैर्सिटी, बिल्कुल लैकिंग ऑफ समथिंग होता है। बहुत अच्छा। चलिए, कुछ वर्ड आप लोग को बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी। अगर आप अटरली के सिनोनिम्स की बात करें तो आपको पता है कंप्लीटली 3 ऑप्शन तो आपको मिल ही गया था, एब्सोल्युटली। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपसे ये बताइए डेफिशिएंट के कुछ सिनोनिमस वर्ड आप बताइए, तो कम से कम 8-10 अगर आपसे पूछे जाएं तो आप ध्यान से देख लें। लाइकिंग, वांटिंग, डिफेक्टिव, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, लिमिटेड, पुअर, स्कैंट, सॉर्ट ऑफ, लो ऑन, इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट, पार्शियल। तो ऐसे ये ढेर सारे वर्ड्स हैं जो कि डेफिशिएंट की तरह, डेफिशिएंट के सिनोनिम के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
वेरी सॉरी, आज मेरी क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी होगी। उसका रीजन ये है कि इसके बाद एक और क्लास है जो मुझे लेना है, और थोड़ा सा इसलिए टाइमिंग का अभाव है, तो मैं थोड़ा स्पीड में आज चल रहा हूं, और स्पीड में होने की वजह से थोड़ी सी मैं थोड़ा जल्दी रहूंगा। तो आप लोग प्लीज बस ध्यान से सुनिएगा और आप अपने जवाब को देने की कोशिश करिएगा। देख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, देखिए। ईट वंस वर्ड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये एक इडियम है, ईट वंस वर्ड, खुद के शब्दों को चबा जाना, तो इसका मतलब क्या होगा? कैन एनीवन टेल? खुद के शब्दों को चबा जाना ये क्या मतलब दे रहा है? तो चलिए देखते हैं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। कम टू नथिंग, डाई वाइल वर्किंग, टेक अ स्टेटमेंट बैक, मेक अ स्मॉल सप्लाई ऑफ समथिंग सच एज फूड, मनी, लास्ट लॉन्गर। ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, और आप सभी को जो है जल्दी से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी बताएं। तो चलिए ध्यान दें यहां पे। ईट वंस वर्ड्स, अगर आपने कोई चीज कहा है और फिर उसको दोबारा आप ले रहे हैं, एकदम क्लियर है भाई। आपने कोई शब्द थोड़ी देर पहले निकाला है और उस शब्द को निकाला है, उसी को लेके फिर से खा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपने पहले कहा था उसको वापस ले लिया। तो टेक अ स्टेटमेंट बैक, अगर अपने ही किसी बात को जो आपने थोड़ी देर पहले कही हो या कभी कहा हो, उसको आप कह दे कि नहीं ये मैंने नहीं कहा है, या जो मैंने कहा है मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, वो मैं उस समय होशो हवास में नहीं था जब मैंने कहा था। ऐसा आप लोग देखते होंगे नेता लोग बहुत करते हैं कि एक बार उन्होंने कोई बात कह दी, जब बात वही फंस जाती है तो फिर वो अपने स्टेटमेंट को वापस लेते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो ईट वंस वर्ड्स आप सभी को क्लियर हो गया भाई, अपनी जबान को, अपनी बात को वापस लेना, ठीक है, या कहना कि नहीं वो गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जो बाकी यहां पे और ऑप्शंस हैं उनके भी मतलब को समझाते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये आपको कम दिख रहा होगा, मैं बस आपको समझा दे रहा हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। जो आपका यहां पे वर्ड है कम टू नथिंग, जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन था कम टू नथिंग, इसका मतलब होता है, अब जब आप इसको ईडियम में यूज करते हैं तो ईडियम होता है एंड इन स्मोक। अक्सर बोला जाता है कि माई ऑल डिजायर्स एंड इन स्मोक। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जितनी भी इच्छाएं थी वो जो है स्मोक में खत्म हो गई। इसका मतलब जो है अब वो खाक में मिल गई, अब उसका कोई अस्तित्व न रहा। आप सभी की बहुत इच्छा होगी कि हम टीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करें, लेकिन टीजीटी एग्जाम करवा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या प्लान करके कहीं इलाहाबाद, कोई बनारस, कोई ग्रेटर नोएडा, अलग अलग जगहों पे गया था तैयारी करने के लिए, लेकिन जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो आपके होप्स पूरी तरह से क्या हो गए? एंड इन स्मोक हो गए। आपको फिर से घर लौटना पड़ा और फिर से अब उस तरह से पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे, जो दूसरा ऑप्शन आपका था वो डाई वाइल वर्किंग था। डाई वाइल वर्किंग के लिए जो इडियम यूज होता है वो है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, अगर आप काम करते हुए, किसी काम को करते हुए आपकी डेथ हो जाए, आप जॉब में हैं उसी दौरान आपकी डेथ हो जाए, तो बोला जाएगा डाई इन हार्नेस। ठीक है, और एक वर्ड बहुत ही प्यारा वहां पे फ्रेज था, एक आउट, AKEEKEOUT। अगर आप लोग इसका मतलब जो है ध्यान दे, बहुत अच्छा वर्ड है एक आउट। इस वर्ड को ध्यान दें, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। आपके एग्जाम में अगर ये आ जाए फ्रेज तो आप गड़बड़ ना करो। एक आउट का मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज करिए बहुत थोड़े से संसाधन है, और अगर उन्हीं संसाधनों में आपको अपना खर्चा चलाना है तो आप क्या करोगे? बहुत थोड़े थोड़े खर्च करोगे। तो एक आउट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संसाधन आपका जो है उसमें आप बहुत ही डिफिकल्टी के साथ काम चला रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, मैनेज विद डिफिकल्टी। अब वो कोई भी संसाधन हो सकता है, आपका भोजन हो सकता है, आपके पैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक आउट का मतलब। बहुत ही प्यारा फ्रेजल वर्ब है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, आ सकता है ये। ठीक है, एक और वर्ड आप सभी को बताना चाहूंगा, एक आउट अ लिविंग। अगर आपसे पूछा जाए एक आउट अ लिविंग, ये एक इडियम है भैया, इसका मतलब क्या है? इसी फ्रेज से बना हुआ है। तो एक आउट अ लिविंग का मतलब क्या होता है
कि इन द सेंस ऑफ सपोर्ट योर सेल्फ, डेफिनेशन है टू मैनेज टू सस्टेन। अगर जो है अगर आप एक आउट लिविंग कर रहे हैं, इसका मतलब किसी तरह आप अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जितना पैसा मिल रहा है उतने में बस आपका खर्चा चल रहा है, किसी तरह आप मैनेज कर पा रहे हो, सस्टेन कर पा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आउट लिविंग जो ये ईडियम है, इससे रिलेटेड क्या कोई दूसरे 2-3 ईडियम है क्या जो यही मीनिंग देते हैं, आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो आपको बताऊंगा कि यहां पे 2 ईडियम बहुत ही प्यारे हैं। मैं बोल रहा हूं, ये छोटा स्क्रीन है, हो सकता है ना दिखे, मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ईडियम है टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। और एक दूसरा ईडियम है टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब होता है कि बड़ी मुश्किल से गुजारा चलना, आपके पास बहुत थोड़े पैसे हैं, थोड़े संसाधन है, उससे बड़ी मुश्किल से आपका काम चल रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी आप लोग बताएंगे कि जितना मैंने अभी आप लोग को ईडियम बताया, क्या ये आप ध्यान रख पाएंगे? इतनी ढेर सारी चीजें मैं आप सभी को एक क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं, जब मौका मिलता है तो मैं खूब बताऊंगा, सिर्फ इसलिए बताऊंगा कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुने और साथ ही साथ नोट करते हुए चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अच्छा चलिए, आप लोग ज्यादातर लोग जवाब अच्छा दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। विच पेयर इज विच पेयर इज मिसमैच्ड इन रिगार्ड्स टू फ्रेजल वर्ब। आपको बताना है कि कौन सा यहां पे पेयर जो है मिसमैच है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन हमने ईडियम से रिलेटेड लिया था और ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। यहां ध्यान दें, आपके सामने कट एक वर्ब है और इसी में अलग अलग प्रीपोजिशन बना के फ्रेजल वर्ब बनाया गया है लगा के। कट डाउन, कट डाउन का मतलब क्या सही है? कर्टेल या रेड्यूस। आप कहते हैं ना कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, अब हमें खर्चे को क्या करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा। कट डाउन करने का मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें कर्टेल करना पड़ेगा। दूसरा यहां पे फ्रेज देखें, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यू, डाई, रिमूव। क्या ये सही है? आपको सोचना है अभी, फिर हम आगे बात करेंगे। तीसरे ऑप्शन की ओर बात करते हैं, कट आउट फॉर नॉट सुइटेबल। आगे बढ़ते हैं, कम आउट। कम आउट का मतलब है टू टेक अ पीस फ्रॉम होल, सॉरी कट आउट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके जवाब मैं सुनना चाहूंगा। बहुत अच्छा जी, अभी कुछ लोग के जवाब आए हैं। सी जवाब दे रहे हैं। सुनील जी का जवाब है, अच्छा नहीं, ओमी यादव का सी है, दिव्या अग्निहोत्री का सी है, विवेक सिंह का सी है। बाकी लोग, आप लोग और लोग भी बताएं भाई। अर्पिता सी। चलिए बहुत अच्छा, आप ध्यान दें, बहुत सही आप लोग पकड़े हैं। कट ऑफ का मतलब यही होता है, आप कहते हैं ना कि मैंने अब उनसे सारे अपने रिलेशनशिप कट ऑफ कर लिया है। कट ऑफ कर लिया नहीं, डिसकंटिन्यू कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान दें, यहां पे जो कट आउट फॉर है, यही वर्ड यहां पे गलत है, ये फ्रेज, क्योंकि कट आउट का मतलब होता है सुइटेबल होना। अगर आप किसी चीज के लिए कट आउट हैं, इसका मतलब आप उस चीज के लिए सुइटेबल हैं, और यहां क्या लिखा है? नॉट सुइटेबल। तो इसीलिए यही वाला गलत है, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए, जो लोग सही बता रहे हैं भाई, अपने लिए आप लोग तालियां बजा लें, बहुत अच्छा प्रयास है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान दें, विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? आप लोग फॉन्ट देख के बताएंगे। क्या फॉन्ट आप सभी को क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कि कौन सी स्पेलिंग यहां पे जो है इनकरेक्ट है। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। फुलफिल सही है, मिलेनियम सही है, प्ले राइट क्या सही है? जरा सोच के बताइएगा। डब्लू रहेगा प्ले राइट में? सोच लीजिए, राइट की स्पेलिंग क्या होती है? WRIT। तो क्या ये गलत है? सोच लीजिए। या फिर आपका ऑप्शन बी गलत होगा। अभी जवाब आपका नहीं आया है, आंसर आप लोग देख लें।
यहां पे फुलफिल मिलेनियम, मिलेनियम की तो स्पेलिंग सही है, 2 एन लगा हुआ है। प्ले राइट में आप जान लें कि जो प्ले राइट आप लिखते हैं, तो प्ले राइट में आप जो है ना तो आप ये वाला सिर्फ राइट लिखेंगे, ना तो आप सिर्फ ये वाला राइट लिखेंगे, बल्कि यही वाला लिखेंगे, WRIGST। तो ये भी सही है। आपका जो इनकरेक्ट है वो आपका बी वाला ऑप्शन गलत है, लवेबल। लवेबल में ई नहीं रहेगा, सिर्फ LOVABLE रहेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से आप लोग ध्यान दें और बताएं। चलिए, ज्यादातर लोग का जवाब है बी। चलिए, बहुत अच्छा जी। चलिए, यहां पे ध्यान दें, आपके सामने फिर एक वर्ड है स्पेलिंग से रिलेटेड, बताना आप सभी को। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब की बार आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है। इसके पहले हमने पूछा था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अब जरा जल्दी से देखें आप लोग। एक ही वर्ड है रेस्टोरेंट, आप सभी को पता है, जहां आप खाना वाना खाने जाते हैं वो रेस्टोरेंट कहलाता है। इसमें से कौन सा रेस्टोरेंट का जो है करेक्ट स्पेलिंग है? चलिए, बहुत अच्छा जी। चलिए, सभी का जवाब आ रहा है ए। बहुत अच्छा जी। आपका जवाब आ रहा है रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, आप रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ऐसे याद करें, रेस्ट और एंट, ये हो गया। रेस्ट और एंट आप मिला लेंगे तो आपका बन जाएगा रेस्टोरेंट। ठीक है, तो बहुत आसान है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, रेस्ट और एंट। वोकैबुलरी के क्वेश्चन हमने कर लिए, अब थोड़ा सा हम ग्रामर के क्वेश्चन पे आते हैं, फिर ट्रांसलेशन की ओर चलेंगे। चलिए, ध्यान दीजिए, स्पीड थोड़ी मेरी फास्ट रहेगी। मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग और बताएंगे कि क्या पंक्चुएशन मार्क यहां पे इन चारों ऑप्शन में से इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क वाला सेंटेंस सही है, ये आपको बताना है। चलिए भाई, ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यहां पे देखिए आप डैश लगा हुआ है। दूसरा पढ़ते हैं, मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यहां पे कॉमा लगा हुआ है। तीसरा है मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यहां पे सेमी कॉलन लगा हुआ है और अंतिम में कॉलन लगा हुआ है। तो आप लोग क्या आंसर बताएंगे? आप लोगों में ज्यादातर के आंसर बताए जा रहे हैं बी। ज्यादातर के आंसर बताए जा रहे हैं बी। चलिए, और आप लोग सोच लीजिए भाई जल्दी से, क्या आपका आंसर बी होगा? चलिए, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। आंसर यहां पे बी नहीं होगा, सी होगा। जब भी आपका इस तरह से आता है मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यानी जब भी एंटीथेसिस का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं। एक्चुअली जो कॉमा का यूज करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉमा का यूज आप कब करते हैं, आप जब कभी दो वर्ड को जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो सेंटेंसेज को जोड़ने होते हैं, स्पेशली जब एंटीथेसिस की बात करते हैं, आपको यहां एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे सर, जो एक सेंटेंस होता है, नॉर्मली सेंटेंस हम लिखते हैं, वहां भी दो सेंटेंसेज जब रहते हैं तो बीच में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सेलेक्टेड इन टीजीटी एग्जामिनेशन, मान लो आप ये बोल रहे हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि यहां पे ये दो छोटे छोटे आपके क्लॉज दिख रहे हैं, ये कैसे क्लॉज हैं? ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं। यानी यहां पे अगर कभी भी आप ध्यान दें कि एक क्लॉज से दूसरा जो क्लॉज जुड़ता है, अगर दूसरा जुड़ने वाला क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी आश्रित वाला है, तो आप वहां पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दो क्लॉजेज ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हों, यानी जो अपनी मीनिंग पूरी तरह से दे पाने में सक्षम हो,
अगर वो कंडीशन बनती है तो आप हमेशा सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो ये एक रूल भी है ग्रामर का। अगर आप रेन एंड मार्टिन या कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे, एसपी बक्सी वगैरह, तो वहां आपको मिलेगा कि जो दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं उनको हम सेमी कॉलन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात आपको यह समझना है कि जो आपका एंटीथेसिस होता है वहां भी जो दोनों पार्ट होता है वो अपनी मीनिंग पूरी पूरी दे पाने में सक्षम होते हैं। मैन परपोजेज पूरी तरह से मीनिंग दे पा रहा है, गॉड डिस्पोजेज ये भी पूरी तरह से मीनिंग अपनी दे पा रहा है। ठीक है, तो एंटीथेसिस के केस में आप सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे, ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। हाँ, बहुत सही। चलिए, मैंने सेंटेंस की बात नहीं की। अब यहीं पे एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से है मेरा कि ये बताइए कि जब आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का आप एक तरह से वो सेंटेंस जो क्लॉजेज होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कहलाते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि अगर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज के द्वारा जो सेंटेंस का निर्माण होता है वो किस प्रकार का सेंटेंस बनता है। तो आप अपनी दिमाग में बैठा लें कि वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और जब आप एक, जैसे मैंने कहा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सेलेक्टेड इन टीजीटी एग्जामिनेशन, ये किस प्रकार का सेंटेंस होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा क्योंकि यहां पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अपने दिमाग में एकदम बैठा ले, अगर सबऑर्डिनेट कभी भी आ गया तो फिर वो सेंटेंस कंपाउंड नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगर सभी को समझ में आ रहा हो तो एक बार यस या नो बोल दें। चलिए, फिर आप सभी के सामने स्क्रीन पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। पंक्चुएट द बेलो सेंटेंस, इस सेंटेंस को आपको पंक्चुएट करना है, यानी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करके इसको सही करना है। द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प, जो रानी है वो चिल्लाई हेल्प हेल्प। जरा इसे ध्यान से देखिएगा और आप लोग बताइएगा। जो पहला आपका ऑप्शन है द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प, यहां पे हेल्प हेल्प के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है। दूसरा है द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प, यहां पे सेमी कॉलन सॉरी ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है। ये तो सही है कि जब आप हेल्प हेल्प बोल रहे हैं यानी आप सडन फीलिंग ऑफ हार्ट है ये, और यहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बात सही है, लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि यहां पे एक लेटर कैपिटल नहीं स्मॉल है। तीसरा आ जाए हेल्प हेल्प, यहां पे दोनों एच कैपिटल है, क्या दोनों एच कैपिटल रहेगा। और चौथा ऑप्शन में दोनों एच कैपिटल है लेकिन बीच में कॉमा लगा हुआ है। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग बताएं। हो ठीक है, कोई डी बता रहा है, ज्यादातर लोग का कहना है सी। अच्छा जी, बहुत अच्छा, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। यस, जितने भी लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा वो सही, सारे लोग सही हैं। भाई अपने आप के लिए आप लोग तालियां बजा लें और आप मान लें कि आपका पंक्चुएशन अब सही हो रहा है। ये क्यों सही होगा, आप ध्यान दें कि जो आपका ये सेंटेंस है, ये पहला वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मेरी क्लास में ही कॉन्सेप्ट रट जाएंगे। द क्वीन क्राइड, रानी जो है चिल्लाई, ये कौन, ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ठीक है। इस वाले पार्ट के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है, जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट होता है, वो अक्सर क्या होता है, कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो बात बोली जाती है, अक्सर उसको किसमें हम रखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो अच्छी बात है कि सब जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन उसके बाद ध्यान दें कि जब भी आप जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं उसमें जितने भी सेंटेंस होंगे छोटे छोटे, उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो यहां पे आप ध्यान दें कि हेल्प अपने आप में एक छोटा सा सेंटेंस है जो मीनिंग दे रहा है, क्योंकि उसके बाद तुरंत आपका क्या लग चुका है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग चुका है।
और इसीलिए जब दोबारा आप हेल्प बोलेंगे तो ये स्मॉल में नहीं होगा, ये भी कैपिटल में होगा, क्योंकि ये पहले ही खत्म हो चुका था। तो नया वर्ड जब स्टार्ट होगा तो उसका भी एच कैपिटल होगा। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगर सभी को समझ में आ रहा हो तो जरूर बोलें। और मैं एक बार फिर आप सभी सॉरी बोलूंगा कि मेरी क्लास में थोड़ा आपका नाम मैं कम ले पाऊंगा, तो इसके लिए प्लीज नाराज नहीं होना है। मेरी कोशिश ये है कि मैं क्लास में कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं, तो इसलिए कोशिश आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पे रखिए, अपने नाम पुकारे जाने पे न रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखिए। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, जरा ध्यान से देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको सिंपल सेंटेंस को किस में बदलना है? कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने वाले हैं। आप सभी ये बताएं कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में बदलें, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलें, या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदलें। ये जो प्रक्रिया है सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में बदलने का, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? कैन एनीवन टेल? क्या ये सिंथेसिस कहलाता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है? कोई बताएगा मुझे, ये सिंथेसिस कहलाता है या ट्रांसफॉर्मेशन? मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, आप बताते जाना। तो ये ध्यान दें कि ये सिंथेसिस है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी सिंपल सेंटेंस को आप बदलेंगे आप कंपाउंड में, तो ऐसे हवा में नहीं बदल सकते आप कि सेंस के आधार पे बदल दें। जब भी आप सिंपल से कंपाउंड में बदलेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस के अपने कुछ कंजंक्शंस होते हैं, और उन कंजंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और अगर आप ध्यान देंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये होते हैं, काई फार्मूला के द्वारा आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रख सकते हैं, जिसमें सी फार होता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जुड़ने का सेंस देते हैं, ठीक है, एक तरह की बात होती है, ठीक है, तो वहां पे क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ठीक है, तो वो सारा आपका क्यूमुलेटिव में आता है। फिर उसके बाद एक होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जिसमें दो में से एक को चुनना होता है, आइदर आर, नाइदर नार, ठीक है, तो वहां अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। और इसी प्रकार से तीसरा टाइप है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में क्या होता है? जब दो प्रकार विपरीत प्रकार की बातें आ जाती हैं तो एडवर्सेटिव हो जाता है। वहां पे हम स्पेशली जो यहां सबसे फेमस है वो बट है, बट का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, नेवरथलेस का यूज करते हैं हम, ठीक है। और सबसे लास्ट में आते हैं इलेटिव। जो इलेटिव होता है वो किसी रिजल्ट की बात करता है, तो अगर रिजल्ट की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इलेटिव का यूज करेंगे। हम हेंस का यूज करते हैं, देयरफॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार के कंजंक्शन हैं, जो दुनिया में जितने प्रकार के किसी भी सिंपल सेंटेंस को यदि आपको कंपाउंड में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस काई फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। काई फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, CAAI, काई फार्मूला, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। तो अब जरा यहां जल्दी से बताइए आप लोग कि किस वाले का हम यूज करेंगे, जरा मीनिंग समझिएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है, वह अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं है। तो ध्यान दें, यहां 2 प्रकार की बात हो रही है, वह अमीर है, वह खुश नहीं है। तो भाई आप तो जानते हैं आजकल एक गाना आया था बहुत पहला, तू पैसा पैसा करती है, यानी पैसे का बहुत बड़ा मोल है। आज के समय में कहा जाता है पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन यह है कि पैसे के द्वारा आप आज के समय में लोगों को भगवान के द्वारा बनाई हुई हर एक चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे उल्टा भावना हो गया कि उसके पास पैसे हैं फिर भी वो खुश नहीं है। तो सिंपल सी बात है, किस प्रकार का कंजंक्शन यहां पे आएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो होगा एडवर्सेटिव। क्या होगा? एडवर्सेटिव। तो यहां पे एडवर्सेटिव का यूज होगा। अब जरा देखते हैं जल्दी से और आप लोग बताइएगा। एज ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि एज जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी है, वह रिच है लेकिन वह खुश नहीं है। बाकी जो आपको 2 ऑप्शन यहां पे दिख रहे हैं नीचे वाले 2L2, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि 2L2 का प्रयोग जो है हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। तो यहां पे एज,
L2 ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकते, ये क्या बनाएंगे, हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को मेरी आवाज जा रही होगी, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन? ठीक है, मैं शुरुआत में आया थोड़ा हड़बड़ी में था, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज उतना अच्छे से समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, अभी आप लोग बताएं एकदम क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, सभी को आनंद आ रहा है कि नहीं, सब समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से? अच्छा जी, लग रहा कुछ गलती उलती हो गई, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ गलती होगी तो सही कर लेना। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो किस सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एकदम सिंपल सी बात है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण करेंगे, हमेशा कंपाउंड सेंटेंस। बस ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 प्रकार मैंने बता दिए काई फार्मूले के द्वारा। क्यूमुलेटिव, मेरे साथ बोलिए, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। ठीक है, बस बहुत क्लियर। अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा जी। अब थोड़ा ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं, मजा आ जाएगा आप लोग को ट्रांसलेशन में। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, समय का अभाव है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्यों भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या आंसर होगा इसका? इट इज अ 9 डेज वंडर, ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 दिन की चांदनी की बात हो रही है, तो इट इज 4 डेज वंडर। भाई 4 दिन की चांदनी है ना, तो 4 डेज का वंडर होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग कि 7 डेज वंडर होगा कि 30 डेज वंडर होगा, ये आप लोग सोच लीजिए और जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। अच्छा, सब लोग मेरी बात काट रहे हैं, कह रहे हैं सर आप ये 4 डेज का नहीं होगा, 9 डेज वंडर होगा। तो भाई सही है, आप एकदम सही हैं। एक्चुअली प्रोवर्ब जैसा दिखता है वैसा ट्रांसलेट होता नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा इट इज अ 9 डेज वंडर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द फर्स्ट वन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, एक फिर बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। यहां पे आपको मैचिंग करनी है और बताना है कि कौन सा जो है गलत है मैचिंग। तो ध्यान दीजिए, जहां चाह वहां राह, क्या इसका सही है? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एकदम सही है, बहुत ही फेमस लाइन है ये। अक्सर कोई भी व्यक्ति मोटिवेशन करना शुरू करता है तो यही लाइन बोलता है कि भैया जब जहां इच्छा होगी ना तो हर चीज हो जाएगा। तो देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आगे बढ़ते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई समझ रहे हैं ना, मतलब दो एक प्रकार के लोग मिल जाते हैं तो उसमें जुगलबंदी बन जाती है ना। और जैसे कभी कभी आप देखिए एक क्षेत्र के 2 लोग मिल गए तो खूब खुश होकर मजे से घूम रहे हैं। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई थोड़ा उसी तरह का है, 2 गुंडे टाइप के लोग मिल गए तो दोस्ती बहुत बनती है। अक्सर कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि 2 शराबी। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को गुड बाय।